आज बात करेंगे उस द्वीप की जो दुनिया के नक्शे पर भले ही एक छोटे से बिंदु जैसा दिखता हो, एक पॉइंट की तरह। हम बात कर रहे हैं ग्रेट निकोबार की, भारत का सबसे दक्षिणी सिरा। यहां भारत सरकार एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान लेकर आई है। 75,000 करोड़ रुपए का ऐसा प्रोजेक्ट जिसे इसके समर्थक भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक गेम चेंजर बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं और जो इसकी आलोचना कर रहे हैं, इसे जंगल, समंदर और यहाँ सदियों से रहने वाले आदिवासियों के लिए तबाही का ब्लूप्रिंट कह रहे हैं। समझिए क्या है। आज हम इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक शोर शराबे से बाहर निकालकर बहुत ही साधारण भाषा में समझेंगे, बिना किसी एजेंडे के, तथ्यों की कसौटी पर। हम जानेंगे कि असल में वहां क्या बनने जा रहा है, क्यों इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया और राहुल गांधी के हालिया दावों में कितना दम है। सरकार अपने बचाव में क्या कह रही है और इस सब के बीच सबसे अहम सवाल, इस विकास की कीमत आखिर किसे चुकानी पड़ेगी। इस मुद्दे ने हाल में ही तब और तूल पकड़ लिया जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार का दौरा किया। 28 अप्रैल 2026 को वो कैंपवेल बे के राजीव नगर पहुंचे और वहां निकोबारी समुदाय के नेताओं से मुलाकात की। राहुल गांधी ने बाहर आकर कई बड़े दावे किए। उन्होंने इसे विकास के वेश में लिपटा हुआ विनाश कहा। अब देखिए, ये 1.160 वर्ग किलोमीटर में लाखों पेड़, उनका कहना है कि रेन फॉरेस्ट में कट जाएंगे, ये दावा है। आदिवासियों को प्रोजेक्ट और मुआवजे में के बारे में कोई जानकारी नहीं, ये भी उनका दावा है। राहुल गांधी के मुताबिक स्थानीय लोग, आदिवासी और रक्षा बल भी इसके खिलाफ हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया कि 160 वर्ग किलोमीटर के घने रेन फॉरेस्ट में लाखों पेड़ काटे जाएंगे। हालांकि आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार इस पूरे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान का प्रस्तावित क्षेत्र करीब 186 वर्ग किलोमीटर ही है। सरकार ने भी माना है कि 130.75 वर्ग किलोमीटर वन भूमि को डाइवर्ट यानी जंगल से गैर जंगल काम बनाने के लिए प्रिंसिपल यानी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। आलोचकों का अनुमान है कि इससे लगभग 8.52 लाख पेड़ कट जाएंगे। वहीं सरकार का आधिकारिक पक्ष है कि पेड़ों पर असर का अनुमान 9.64 लाख से कम है और डाइवर्जन वाले क्षेत्र में 65.99 वर्ग किलोमीटर को ग्रीन डेवलपमेंट के लिए रखा जाएगा, जहां पेड़ नहीं काटे जाएंगे। यानी पेड़ तो कटेंगे, बड़ी संख्या में कटेंगे, ये बात फैक्ट है, लेकिन सरकार नुकसान कम करने का दावा कर रही है। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि उनके दौरे के दौरान 28 अप्रैल से 1 मई तक निकोबार द्वीप समूह के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं रोक दी गई थी ताकि उन्हें वहां जाने से रोका जा सके। ये एक राजनीतिक आरोप है जिसका जवाब सरकार को ही देना है। हालांकि प्रशासन इसका जवाब देगा कि किन कारणों से ऐसा किया गया, लेकिन इसके बाद ये प्रोजेक्ट को लेकर ये खबरें और मीडिया हेडलाइंस में आ गई। अब राजनीति से हम थोड़ा हटते हैं, आइए समझते हैं कि सरकार आखिर इस ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के तहत क्या बना रही है। तो सरल शब्दों में कहें तो सरकार नीति आयोग के विजन के तहत एक 4-in-1 प्रोजेक्ट ला रही है। इसका बजट है 75,000 करोड़ रुपए। इस प्रोजेक्ट को चला रहा है अंडमान एंड निकोबार द्वीप एकीकृत विकास निगम यानी ANIIDCO। इसके 4 प्रमुख हिस्से हैं। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, जिसे हम डीप सी पोर्ट कहते हैं, यहाँ जहाज़ों का माल उतारने चढ़ाने का एक बहुत बड़ा बंदरगाह होगा। दूसरा है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एक डुअल यूज एयरपोर्ट होगा, यानी यहाँ से आम यात्री उड़ान भी बढ़ेंगे और हमारी मिलिट्री सेनाएं भी इसका इस्तेमाल करेंगी। टाउनशिप होगा। तीसरा, एक नया स्मार्ट शहर बसाया जाएगा जहाँ हजारों लाखों लोग रहेंगे। पावर प्लांट बनेगा। इस शहर को और पोर्ट को बिजली देने के लिए गैस और सोलर आधारित एक विशाल पावर प्लांट लगाने की योजना है। सरकार का तर्क बिल्कुल सीधा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ ही मामला है। ग्रेट निकोबार दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक मलक्का स्ट्रेट के ठीक मुहाने पर है। यहाँ चीन की बढ़ती दखलंदाजी को देखते हुए भारत के लिए अपनी नौसेना और व्यापारिक उपस्थिति मजबूत करना सिर्फ विकास नहीं बल्कि रणनीतिक मजबूरी है। सरकार के तर्क अपनी जगह मजबूत है, लेकिन इस विकास की एक बहुत बड़ी कीमत है जो पर्यावरण को चुकानी पड़ेगी। विवाद की सबसे बड़ी जड़ यही है। ये द्वीप कोई बंजर जमीन पर नहीं है। ये भारत के सबसे घने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कोरल रीफ, जहाँ मूंगा चट्टानें होती हैं, एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है और कई ऐसी दुर्लभ प्रजातियों का घर है जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। ये प्रजातियां हैं जायंट लेदरबैक टर्टल्स, निकोबारी श्रू जिसे छिछुंदर भी कहते हैं,
निकोबारी मेढक और ग्रेट निकोबार क्रेक, कोरल रीफ्स। अब देखिए यही कोरल रीफ्स है जिसकी वजह से आज मालदीव दुनिया का सबसे ज़्यादा बढ़िया पर्यटन स्थल बन चुका है, क्योंकि उन्होंने इसे प्रिजर्व किया, उन्होंने इसे ऐसा बनाया कि ये दुनिया के लोग आज मालदीव पहुंचने लगे। लेकिन क्या इस प्रोजेक्ट से ये सब खत्म हो जाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये विपक्ष उठा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल है कि गैलेथिया की खाड़ी, जिसे हम गैलेथिया बे कहते हैं, ये वो जगह है जहाँ जायंट लेदरबैक हर साल अंडे देने आते हैं। ये उनका घर है, उनका ब्रीडिंग ग्राउंड है। जब यहाँ बंदरगाह बनेगा, समंदर में ड्रेनिंग होगी, खुदाई होगी, भारी पत्थर डालकर ब्रेक वाटर बनेंगे, तो लहरें और तट का पूरा स्वभाव बदल जाएगा। समझिए, तट खत्म हो जाएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री ऑफ EFCC के पर्यावरण मूल्यांकन समिति ने खुद इस पर गंभीर चिंताएं जताई थी। समिति ने कहा था कि अमेरिकी फर्म AECOM की जो प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट है उसमें भूकंप, सुनामी, लेदरबैक कछुए को हाल में ही खोजी गई नई प्रजातियां जैसे नई छिपकली और सांप पर पड़ने वाले प्रभावों का तो जिक्र ही नहीं है। अब सरकार बचाव में क्या कह रही है? सरकार का कहना है कि ये परियोजना पर्यावरण प्रभाव आकलन से गुजरी है। पर्यावरण मंजूरी में कुल 42 सख्त शर्तें लगाई गई हैं। सरकार दावा करती है कि कछुओं के प्रजनन स्थलों पर असर नहीं पड़ेगा। उसके लिए वेस्टर्न फ्लैंक यानी पश्चिमी किनारे के बड़े हिस्से को बचाया जाएगा और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसकी मॉनिटरिंग करेगा। कोरल रीफ्स के बारे में सरकार का कहना है कि पोर्ट साइट पर जो बिखरे हुए कोरल हैं उन्हें ट्रांसलोकेट यानी एक जगह से दूसरी जगह उठाकर शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन आलोचकों का तर्क है, क्या प्रकृति को कागजों की तरह आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है? कोरल ट्रांसलोकेशन तकनीक आज भी बहुत मुश्किल है और इसके सफल होने की दर बहुत कम है। यानी आप उसको डिसलोकेट कर दीजिए, आप एक जगह से कोरल को उठाकर दूसरी जगह रख सकते हैं, लेकिन वो कोरल वहाँ जिंदा रहेगा, आगे बढ़ेगा, इसकी गारंटी बहुत कम है। अब आते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे संवेदनशील और मानवीय पहलू पर। वो लोग जो इस द्वीप के असली वासिंदे हैं, निकोबारी, और जिन्हें शोम्पेन समुदाय कहते हैं। शोम्पेन एक PVTG यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, अत्यंत संवेदनशील जनजातीय समूह है। ये वो लोग हैं जो सदियों से बाहरी दुनिया से कटे हैं। वो पूरी तरह से जंगलों, नदियों और शिकार पर निर्भर हैं। अब वन अधिकार नियम जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, उसमें ट्राइबल रिजर्व की जमीन का अधिग्रहण है, स्वास्थ्य और जीवन पद्धति को खतरा है, ये बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब यहाँ बाहरी लोगों की आबादी बढ़ेगी, टाउनशिप बनेगी, तो इन आदिवासियों के हेल्थ और जीवन पद्धति पर विनाशकारी असर पड़ेगा। जो बाहर के लोग हैं उनसे बाहरी बीमारियाँ आएंगी और ये जो यहाँ रहने वाले लोग बासिंदे हैं, इनके अंदर उससे लड़ने की इम्यूनिटी नहीं है, जो जानलेवा साबित होगी। और ये अंदेशा है इस बात का कि ये जो समुदाय है, ये जनजाति जो हजारों लाखों साल से है, ये खत्म हो जाएगी। अब विवाद ये नहीं कि विकास हो या ना हो, विवाद ये है कि विकास किसके लिए हो रहा है और इसके लिए क्या उन लोगों की सहमति ली गई जिनकी ये ज़मीन है। कई प्रतिष्ठित मैगजीन है जैसे डाउन टू अर्थ और फ्रंटलाइन की रिपोर्टों में दावा किया गया कि फॉरेस्ट राइट एक्ट का यहाँ सही से पालन नहीं हुआ। आरोप है कि ग्राम सभाओं से ली गई सहमति की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट में स्थानीय समुदाय की आवाज़ को दबा दिया गया। यहाँ कानूनी और न्यायपूर्ण प्रक्रिया के बीच का अंतर समझना होगा। अधिकारी कहते हैं कि जिस जमीन का अधिग्रहण हो रहा है वो सीधे तौर पर ट्राइबल रिजर्व नहीं है, लेकिन आदिवासियों के लिए जमीन सिर्फ एक टुकड़ा नहीं होता, पूरा जंगल, नदी, घाटी उनके संसाधन होते हैं। 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगेगा तो असर सिर्फ एक बाउंड्री के अंदर तो नहीं रहेगा, ये बात समझने वाली है। ये पूरा मामला देश की सबसे बड़ी पर्यावरण अदालत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक भी जा पहुंचा। हाल में ही फरवरी 2026 की रिपोर्टों के अनुसार NGT ने अपने फैसले में कहा कि पर्यावरण मंजूरी में पर्याप्त सुरक्षा उपाय दिए गए हैं। कोर्ट ने माना कि देश के रणनीतिक महत्व को देखते हुए इस प्रोजेक्ट में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि NGT ने यह नहीं कहा कि पर्यावरणवादियों की चिंताएं झूठी हैं। अदालत ने साफ कहा कि सरकार ने जो भी 42 शर्तें रखी हैं उनका पूर्ण और सख्त अनुपालन यानी फुल एंड स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होना ही चाहिए। अब यहाँ ट्रांसपेरेंसी पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की असर को जांचने के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनी, लेकिन सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर उस रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन में रखने से मना कर दिया। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब मामला सार्वजनिक संसाधनों, जंगल, समंदर, आदिवासियों का हो तो रिपोर्ट को सील बंद कर ऐसे सीक्रेट रखना जनता के भरोसे को कमजोर करता है। और अंत में अगर इस पूरे मुद्दे को एक निष्पक्ष बैलेंस शीट बनाएं तो तस्वीर क्या उभरती है। देखिए, संभावित फायदा क्या है? रणनीतिक मजबूती। मलक्का स्टेट के पास भारत की एक मजबूत नौसैनिक उपस्थिति होगी जो चीन को काउंटर करने के लिए जरूरी है। आर्थिक उछाल होगा। इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट हब बनने से दुनिया भर के जहाज़ों का रेवेन्यू भारत आएगा। लॉजिस्टिक्स सस्ते होंगे।
इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, एयरपोर्ट और कनेक्टिविटी से इस दूर दराज के इलाके में रोजगार और सुविधाएं पहुंचेंगी। और नुकसान क्या है? जंगलों का विनाश होगा। लाखों पेड़ों की कटाई से एक ऐसा इकोसिस्टम खत्म हो सकता है जिसे बनने में लाखों साल लग गए। समुद्री जीवन पर संकट, वही बात है कि लेदर बैक कछुए और कोरल रीफ्स अगर ये खत्म हो गए तो ये जो इकोसिस्टम बना है जिसे करोड़ों साल लग गए बनने में, ये फिर कभी नहीं बन पाएगा। और आदिवासियों का अस्तित्व, जो मूल वाशिंदे हैं, शाम्पेन और निकोबारी समुदाय का अधिकार, उनकी जमीन और उनके अस्तित्व पर सवालिया निशान। हालांकि ये सुनने में लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये सब जरूरी है, लेकिन अगर आप यूरोपीय देश, अमेरिकी देश में जाएंगे या ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे या न्यूजीलैंड में जाएंगे तो वहाँ इनका काफ़ी महत्व है। जो वहाँ के लोकल वासिंदे हैं उन्हें आज भी उसी तरह प्रिजर्व करके रखा गया है, क्योंकि माना जाता है वही उस देश की निशानी है। यानी जो लाभ है वो राष्ट्रीय स्तर पर, और यही असंतुलन इस बहस को इतना तीखा बना रहा है। अब सवाल यह नहीं कि प्रोजेक्ट होना चाहिए या नहीं, रक्षा और अर्थनीति के लिहाज से भारत पीछे नहीं रह सकता, लेकिन सवाल यह है हम बढ़ रहे हैं आगे किस किस शर्त पर।